हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपनी हिस्ट्री के आगे के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में और उसमें हमारा आ रहा है शिशुनाग वंश। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद, उनके बारे में पढ़ा है। और महाजनपद में हमने कल पढ़ा था आपके हार्यक वंश के बारे में और आज हम पढ़ेंगे आपके शिशुनाग वंश के बारे में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स ना देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है शिशुनाग वंश, यानी कि कौन सा वंश आता है हार्यक वंश के बाद? शिशुनाग वंश। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, यानी शिशुनाग वंश था उसके संस्थापक थे शिशुनाग। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? वैशाली को। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था, जिसे के समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। जैसे आप जानते हैं कि शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वो शिशुनाग था और इसने अपनी राजधानी बनाया था वैशाली को। और इसके यानी कि शिशुनाग वंश के बाद आया था कालाशोक। और कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और उसने यहाँ हुई थी वैशाली में। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया। जो वैशाली था उसको राजधानी बनाया था हमारे शिशुनाग ने। लेकिन क्या हुआ, जो हमारा ये कालाशोक था इसने पुनः राजधानी बना दिया था पाटलिपुत्र को। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन था। ठीक है, आगे बढ़े हैं। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी थी। जिसकी हत्या किसने की थी? महापद्मानंद ने। और महापद्मानंद ने इसकी हत्या करके कौन सा वंश आ गया था? नंद वंश, हमारा नंद वंश आ गया था। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। उसने अपनी राजधानी बनाया था वैशाली को। उसके बाद उसका पुत्र आया कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया कि अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बना दिया और उसी के समय हमारे जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो हुई थी। उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्मन था, जिसने महापद्मानंद ने मार डाला था। और इसके बाद कौन सा वंश आ गया था? हमारा नंद वंश। तो चलो ठीक है, नंद वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। जो हमारा नंद वंश था इसका संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, जो जाति के शूद्र थे। महापद्मानंद जाति से कैसा था? शूद्र जाति का था। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। याद कर लेना, सर्व छत्रांतक। काफी एग्जाम में पूछ लेता है किसने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की, तो वो की थी हमारे महापद्मानंद ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है इसने कलिंग जीतकर एक रात की उपाधि हासिल की थी। महापद्मानंद ने कलिंग को जीत लिया था और कौन सी उपाधि धारण की थी? एक रात की। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। जो हमारा नंद वंश था इसका अगला शासक कौन था? घनानंद, जो कि महापद्मानंद का पुत्र था। ये बहुत ही क्रूर शासक था। कैसा शासक था? बहुत ही क्रूर। जनता को कुछ समझता ही नहीं था, हर समय भोग विलास में डूबा रहता था। तो ऐसा ही नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद, उसका पुत्र था ये घनानंद। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। हाँ, इसने कलिंग में क्या किया था कि नहर निर्माण का कार्य किया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया। सब जानते हैं कि सिकंदर ने जब हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था और जो अंबिक और पोरस थे उन्हें हराने के बाद जब ये मगध की तरफ बढ़ा था तो चाणक्य ने कहा था कि ये इसको हम अपनी विदेशी लोगों को अपनी धरती पर हम कदम नहीं रखने देंगे। और ये गया था किसके पास? घनानंद के बाद, और कहा था कि बचा लीजिए, आप ही राजा हैं। सारी विनतियां की थी, लेकिन इतना क्रूर शासक था, उसने इसका अपमान करके इसको निकाल दिया। इस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहाय से घनानंद की हत्या कर दी। उसके बाद क्या किया चाणक्य ने कि उसका एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी सहायता से काफ़ी उन्होंने काम किया और काफ़ी कार्य करने के बाद उन्होंने क्या किया कि सिकंदर को यहाँ से भगा दिया। उसके बाद उन्होंने घनानंद की हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। और कौन से वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। वही जो मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले जो विदेशियों का क्या आक्रमण हुआ था? भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। बिल्कुल सही बात है, भारत का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है उसमें मगध कैसा शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे राज्यों को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। क्योंकि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमजोर शासक थे। ये तो हमारे पूर्वी साइड था, लेकिन हमारी पश्चिमी साइड में छोटे छोटे राजा थे जिनका कैसा शासक था? बहुत ही कमजोर था। जिस कारण जो विदेशी लोग थे वो पश्चिम से हमारे धरती पर कदम रख रहे थे। देखते हैं आगे क्या करता है।
जिस कारण आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया, जिस कारण आक्रमणकारियों ने क्या किया कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया था। हमारे भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण था वो किसने किया था? हकमनी वंश के राजा ने किया था। इस वंश के संस्थापक साइरस सेकंड थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस सेकंड। इस वंश का साइरस डेरियस फर्स्ट डायवर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। और इस वंश का शासक जो था डेरियस फर्स्ट, जो डायवर ने भारत पर आक्रमण करने वाला कैसा था? पहला विदेशी राजा था। इसने गंधार तथा कम्बोज को हरा दिया। उसने किससे किसे हराया था? गंधार और कम्बोज को हरा दिया था। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस थर्ड ने सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया। इस वंश के अंतिम शासक थे डेरियस थर्ड, जिसे किसे पराजित किया था? जिसे किसने पराजित किया था? सिकंदर ने पराजित कर दिया था। इस वंश की क्या कर दिया? खात्मा कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे मकदूनिया यूनान आक्रमण। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था सिकंदर। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था, यानी कि फिलिप का पुत्र था सिकंदर, जो कि यूनान के राजा थे। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। ठीक है, मैसेडोनियन था। इनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इनकी पत्नी रुक्साना यानी कि रैक्सोना थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रुक्साना यानी कि रैक्सोना। इनके घोड़े का नाम बुकेफरा ब्यूशेफेरू बुकेफला था। इनके गुरु का नाम अरस्तु था। काफी इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिन्हें अफलातून कहा गया। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो को और किस नाम से जाना जाता है? अफलातून। कौन सा तून? अफलातून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहा है? प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। और जो प्लूटो थे उनके गुरु कौन थे? सुकरात थे, जिन्हें कौन सा प्याला देकर? जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। वहां के राजा अम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। वहां के राजा कौन थे? वहां के राजा अम्बिक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। किंतु संधि पुरु के राजा पंजाब पोरस सिकंदर से युद्ध किया था। पुरु थे, उन्होंने सिकंदर से युद्ध किया था। 326 ईसा पूर्व में इस युद्ध को झेलम बितिस्ता हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में पुरु और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे हाइडे स्पीच झेलम या बितिस्ता का युद्ध हम कहते हैं। इस युद्ध में पोरस हार गया, लेकिन क्या हुआ ना, ये युद्ध इतना भयंकर हुआ, लेकिन सिकंदर तो इतना शक्तिशाली था, सबका साथ लेकर आया था, तो क्या हुआ ना कि इस युद्ध में पोरस था वो हार गया। किंतु पोरस की वीरता देखकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना दिया। लेकिन इतना वीर था पोरस, इतना वीर वाला काम किया था कि सिकंदर को बहुत अच्छा लगा और कहा ये तो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसने क्या बना लिया? पोरू को अपना मित्र बना लिया। बढ़ते हैं। और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। और सिकंदर की जो वाइफ थी रेक्सोना, उसने क्या किया? पोरस की कलाई पर राखी बांधी और उसे अपना भाई बना लिया। सिकंदर हिंदुकुश पर्वत खेवर दर्रा को पार करके भारत आया था। हिंदुकुश पर्वत जो है, यानी जो खेवर दर्रा है, उसको पार करके सिकंदर कहाँ आया था? भारत में। सिकंदर की सेना को ब्यास नदी हाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने कहा कि मैं ब्यास नदी है, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, और उसने उस नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना नदी पार नहीं की और सिकंदर जो था वो वापस लौट गया। काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया था, तो उन्होंने मना किया था ब्यास नदी हाइफेनिया नदी को पार करने से मना किया था। सिकंदर को थल सेना के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। जो हमारे सिकंदर थे उसके थल सेना प्रमुख थे कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। जबकि जल सेना का सेनापति नियाकिस था। और जल सेना का सेनापति कौन था? नियाकिस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। और किस कारण हो गई थी? डायरिया होने के कारण। सिकंदर तथा उसके घोड़े बौकेफला का मकबरा बेबीलोन में स्थित है। काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिकंदर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदर का मकबरा है बेबीलोन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे
बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में है। यानी कोई बेबीलोन था, उसका जो झूलता हुआ बगीचा है वो 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था क्योंकि वो भारत से जो कुशल बढ़ई थे उन्हें प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा गया था कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। या फिर हम देखते हैं कि विश्व विजेता किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था सिकंदर को। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि लोगों को जितनी जानकारी थी नहीं देशों के बारे में, उससे ज़्यादा तो सिकंदर जीत कर बैठा हुआ था, तो हुआ ना वो विश्व विजेता। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज, इन सब को जीत लिया था। किसने? सिकंदर ने। सिकंदर बहुत ही वीर था। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शशनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश से पहले की कुछ जानकारी। कल हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। थैंक यू।